हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि हम लोगों ने लगभग लगभग कंप्लीटली कर लिया था। ठीक। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगाएंगे आपकी उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी उस इंडिविजुअली टॉपिक में। अभी ये टेस्ट भी होगा, तो उस टेस्ट के लिए आपने जितना भी पढ़ा है आप उसको पूरा रिकॉल करिए, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। अब ये चीज़ें याद आनी चाहिए, है ना। जैसे मैं कहूँ बायो सेवर्ट लव, तो केवल म्यू नॉट समथिंग टाइप चीज़ नहीं आनी चाहिए, आइडियल पूरा का पूरा कि उसमें क्या क्या ज्योमेट्रिकल चीज़ें थी, कौन कौन से हम लोगों ने एप्लीकेशन देखे थे, क्या लूप देखा था, क्या स्क्वायर देखा था, क्या रेक, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो उनके जो यूजेस हैं वही आपको एग्जाम में आने हैं, तो आप उनको रिकॉल करिए। उसके बाद जो टॉपिक आगे बढ़ते गए तो हम लोगों ने उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत सारे देखे, तो उनको आप रिकॉल करिए। जैसे क्लास में ही लगभग 100 के ऊपर मैंने ही क्वेश्चन कराए, तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस और उन क्वेश्चंस को फिर से रिकॉल कर लें तो आपका वो टॉपिक बेहतर हो जाएगा, है ना। हम लोगों को जो नया टॉपिक इसी में देखना है वो देखना है मैग्नेटिज्म, है ना। क्या देखना है? मैग्नेटिज्म। अब पिछली या लास्ट क्लास में ही मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो मैक्सिमम चीज़ें हैं, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो हम इलेक्ट्रोस्टैट में अपने पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़ चुके हैं। वही सेम चीज़ें यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और बहुत सारी यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन है, जिनको मतलब इंटरेस्ट के थ्रू नहीं लिया जाता और वो एग्ज़ाम में आती हैं। तो हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो तो सेम ही है ना, तो हम लोग कोई क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या अपना मैग्नेटिज्म। देखो सर, अगर बात करो हम लोग, तो एक आयरन का अयस्क होता है। अब अयस्क तो आयरन के बहुत सारे होते हैं, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। तो एक मैग्नेटाइट नाम का अयस्क था, कहाँ? आयरन का। उसका जो प्रॉपर्टी थी सर, उस अयस्क को अगर हम लोग लिखें तो वो क्या था? Fe3O, है ना। इसके पास एक ये गुण था कि ये जो आयरन के पार्टिकल हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इसके पास एक गुण था जिसकी वजह से ये अपने अपने थ्रू आयरन के पार्टिकल को क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। और उसी के गुण के कारण इसको हम लोग ने बोल दिया कि ये चुंबकत्व के गुण को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित करता है? चुंबकत्व के गुण को। तो इसमें कोई प्रॉपर्टी ऐसी होगी, है ना। तो बहुत सारे चुंबक के टाइप हैं, जैसे टाइप ऑफ जो चुंबक हैं उनके प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन हमको यहाँ अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो देखना है वो है अपनी बार मैग्नेट, वो है अपनी बार मैग्नेट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्षण चुंबक। क्या बोलते हैं? क्षण चुंबक। तो अगर हम बात करें सर बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट में मैंने कहा चीजें रिपीट होंगी। तो देखो, जैसे मैंने आपसे कहा बार मैग्नेट में पोल होते हैं, पोल मतलब ध्रुव होते हैं, है ना। तो वो ध्रुव हमेशा किसी भी मैग्नेट में दो ही तो होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बिना पोल मतलब बिना पोल के तो मैग्नेट संभव ही नहीं है। और क्या सिंगल पोल भी हो सकता है? तो आप कहेंगे सिंगल पोल का कोई भी यहाँ औचित नहीं, क्योंकि हमेशा पोल जो है वो दोनों नॉर्थ और साउथ पाए जाएंगे। जबकि आवेश की बात करो तो पॉजिटिव आवेश या नेगेटिव आवेश संभव है, लेकिन मोनोपोल संभव नहीं। तो आपसे कहा सर इसको आप ले लो साउथ और इसको आप ले लो नॉर्थ। ठीक है, ये अपनी क्या हुई? बार मैग्नेट। ये अपनी हुई बार मैग्नेट। और इसकी अगर पोलरिटी की बात करो तो सर, अगर जैसे वहां हम चार्ज लेते थे तो यहाँ हम पोल स्ट्रेंथ लेंगे। पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव की सामर्थ्य, यानी कि कितना इसके पास पावर है जिससे ये मैग्नेटिक वो आयरन पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ को हम क्या लेंगे? प्लस एम। और इसकी पोल स्ट्रेंथ को हम क्या लेंगे? माइनस एम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और जहां पे भी मैग्नेट का गुण होगा, जहां पर भी मैग्नेट होगी, पक्की बात है कि सर एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, एक चुंबकीय आघूर्ण डेवलप होगा। और उस चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग अगर लिखेंगे तो वो होगा m बराबर
इनमें से किसी की भी आप मैग्नेटिक ये पोल स्ट्रेंथ ले लो और इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस, तो इनके बीच की डिस्टेंस को बिल्कुल मैं जैसे वहाँ डाइपोल में देखते थे वैसे यहाँ देखेंगे और अपनी सुविधा के लिए इसकी लेंथ को हम लोग कितना लेंगे, 2l। कितना लेंगे, 2l। तो कोई भी आप पोल की ये आप स्ट्रेंथ लो और गुणा किसका कर दो, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या निकल के आया, मैग्नेटिक 2mn। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपसे मैं कहूं कि सर हमेशा जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ पोल। कहाँ, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ पोल। नॉर्थ से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ। लेकिन सर इनसाइड में भी ये लाइंस रहेंगी और इनसाइड में ये कहाँ सर, साउथ से कहाँ चलती हैं, नॉर्थ। साउथ से कहाँ चलती हैं, नॉर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये क्लोज्ड लूप बना रही है। ये क्या कर रही है, क्लोज्ड लूप बना रही है। जबकि वहां जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी क्या वो क्लोज्ड लूप बना रही थी, नहीं। इसका मतलब इसके अंदर भी क्या है, जो लाइन है वो है ना मैग्नेटिक। तो पहला, मोनोपोल संभव है नहीं, जबकि एक एकल आवेश तो संभव था। वहां पे वो क्लोज्ड लूप नहीं बना रही थी, यहां पे ये क्लोज्ड लूप बना रही हैं। उसके बाद अगर तीसरी बात करो तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींच दो, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचो तो वो किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को ही तो दिखाएगा। किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को ही दिखाएगा। आगे अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो आप कहोगे अगर नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल है तो वो किसको शो करेंगे, वो किसको शो करेंगे, प्रतिकर्षण, रिपल्सन को। और अगर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है तो वो किसको शो करेंगे, आकर्षण को। इतनी बात क्लियर है। कोई भी मैग्नेट हो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये होंगी, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है उसमें 4 मैग्नेट बनी थी, शायद स्क्रीनिंग जेई में ही आया था। ये 4 मैग्नेट ऐसी बनी थी और इनके बारे में अलग अलग ऐसे एक डायग्राम बना था। अभी मैं लूंगा तो देख लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसकी जानकारी भी जरूरी है। अब अगर हम बात करें कि अगर अगर सपोज करिए हमने ये एक बार मैग्नेट लिया, इस बार मैग्नेट में हम ये साउथ ले रहे हैं और ये नॉर्थ ले रहे हैं, ठीक है। इसकी लेंथ हम कितनी ले रहे हैं, आप कहोगे 2l। इस बार मैग्नेट को हमने सर बीच से काट दिया, इसको मैंने बीच से काट दिया, तो वो कहता है कि मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे सिंपली कहूं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कोई भी आप पोल की स्ट्रेंथ ले लो और उसका डिस्टेंस से क्या कर दो, गुणा। तो यहां इनिशियल में m इंटू 2l था, ठीक। अब अगर मैग्नेट को हम बीच से तोड़ेंगे या काटेंगे तो देखो ये जो स्ट्रेंथ है ये चेंज नहीं होगी, ये जो ध्रुव सामर्थ्य है ये चेंज नहीं होता है अगर हम मैग्नेट को तोड़ते हैं, मैग्नेट को बीच से काटते हैं। तो अगर ये एम चेंज नहीं होगा तो चेंज क्या हो रही है, लेंथ ही तो चेंज हो रही। और लेंथ अगर चेंज हो रही तो सपोज करो ये क्या था साउथ, और यूनिटरी पोल तो संभव ही नहीं है। तो कितनी भी बार तोड़ोगे 2 पोल मिलने ही मिलने हैं, तो केवल लेंथ ही तो चेंज हो रही है। आप कहोगे लेंथ यहाँ कितनी हो गई, एल। कितनी हो गई, एल। तो अब जो मैग्नेटिक मोमेंट नया आया वो कितना आया, आप कहोगे सर इसकी स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं हो रही, तो स्ट्रेंथ तो अभी भी वही है लेकिन लेंथ में चेंज हो गया, तो ये कितनी है, एल। तो पुराने वाले मैग्नेटिक मोमेंट की क्या हो गई है, ये 2ml था, ये ml, मतलब आधी ही तो हो गई। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं आपसे 1 2 4 बार ब्रेक कर दूं तो आप कहोगे ये पोल स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं होगी। अब जो लेंथ थी वो कितनी पार्ट में बटी, 4 में बटी ना। तो अब जो एम डैश है वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे m/4, कैपिटल m/4। इतनी बात है। अगर अगली की बात करो, जैसे फिर से हमने ये क्या ले ली, ये मैग्नेट, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। इस बार मैंने इसके एक्सिस से इसको काट दिया, ठीक है। तो अगर इस बार एक्सिस से काटा
तब सर डायरेक्शन क्या चेंज हो रही है, मतलब ये जो लेंथ है क्या ये चेंज हो रही है, ये तो चेंज नहीं हो रही। तो चेंज इस बार क्या होगा, आप कहोगे पोल स्ट्रेंथ, मतलब पहले कितना था अगर m, तो देखो अब आधिक आधा काट दिया ना, तो अब जो न्यू स्ट्रेंथ होगी पोल की वो कितनी हो जाएगी m/2। ठीक है, m/2। तो अगर पुराना देखें तो जो m है, कैपिटल M है, तो ये कितना हो जाएगा m × 2l, और जो m न्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे m/2 ले लो, और ये भी लेंथ अभी 2l ही है, अभी भी कितना आया ml, यानी कि क्या हुआ, पुराने वाले मैग्नेटिक मोमेंट का क्या हो गया ये आधा। तो अगर बीच से काटते हैं या यहां देखते हैं तो देखो दोनों बार मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो रहा है, आधा ही तो हो रहा है। अब क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इसी की अगर प्रॉपर्टी को हम लोग देखें, इसी की प्रॉपर्टी को हम देखें तो देखो एक चीज आती है कि सर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं, अपनी ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन को हम ढंग से सोचें तो आवेश को रखता है, नेगेटिव आवेश को अपने पास रखता है ना, और आवेश है, चार्ज है, इसका मतलब चार्ज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं करंट होगी, कहीं ना कहीं करंट होगी। तो देखो कभी भी समझना, कभी भी अगर हम कोई करंट कैरिंग लूप लेंगे, करंट कैरिंग लूप लेंगे, तो उस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इसका मतलब मैग्नेट वाली चीज है, और जहां मैग्नेट होंगे वहां पोल वाली चीज होगी, और जहां पोल वाली चीज होगी वहां मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा, वहां मैग्नेटिक मोमेंट भी अपना आएगा। जब मैग्नेटिक मोमेंट आएगा तो बार मैग्नेट पे हमने अभी पढ़ा है आपको स्मॉल m × 2l, तो यहां इसके कारण अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा किसी लूप के कारण, तो आप कहोगे आप कहोगे कि सर इसमें जो करंट बह रही है आई, और इसका जो एरिया है वो, ठीक है, इसमें जो करंट बह रही है और इसका जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो अगर ए की बात करो तो आई तो ये धारा है, और ये एक किसी लूप के लिए क्या होता है πr², क्या होता है πr²। अब अगर इसमें फेरों की संख्या दी हो, फेरों की संख्या, तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आ जाएगा NIA, ठीक है, इसी को लिख देंगे तो NI और ये πr², ठीक है। इसी का एक एप्लीकेशन ही आप समझ लो कि वो पूछता है वो पूछता है कि बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है, ठीक, या वो पूछता है कि जो हाइड्रोजन है, मतलब आप समझो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन चक्कर ही तो लगा रहा, तो वो पूछता है कि हाइड्रोजन के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकलती है, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू निकलती है, वो कितनी होती है, डेटा चेंज कर देता है। तो उसी को हमको देखना है यहाँ पे। आप कहोगे ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहा हूं जो अपने कक्षा में चक्कर लगा रहा, ठीक है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो आप कहोगे अगर सर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में ही क्या चलती है, करंट, क्या चलती है, करंट। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट को कैसे बहाऊं, आई से, करंट को कैसे बहाऊं, आई से। अब आपने जो बताया है उसको हम अप्लाई करके देखें, अप्लाई करके देखें तो आप कहोगे कि सर सपोज कर लो ये क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट को मैं कैपिटल M से दर्शा रहा हूँ, पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m से दर्शा रहे हैं। तो कंफ्यूज आप ये मत करना कि m क्या यहाँ द्रव्यमान है, द्रव्यमान होगा तो आप वो देखेंगे अलग, इसको देखेंगे अलग, ठीक। तो अगर m की अगर बात करो तो देखो ये एक ही तो है, फेर की संख्या क्या है, एक ही तो है, तो क्या मैं यहाँ i ले लूँ, और r की वैल्यू बात करूं तो मैं यहाँ सीधा a लिख दूं, और ये i और ये पाई आर,
स्क्वायर। इतनी बात तो क्लियर है। अब अगर आई को मैं लिखना चाहूं तो आवेश प्रवाह की दर को ही तो हम धारा बोलते हैं, तो हम यहां लिखेंगे आवेश यानी कि क्यू, और उसकी दर को ही तो हम धारा बोलते हैं। यहां क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर। इतनी बात है। अब ये समय है, टाइम ही तो है, तो समय बराबर भी क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो समय बराबर, ये लिखा क्यू और समय दूरी, तो ये अगर रोटेट कर रहा है तो ये अपनी परिधि पर ही तो घूम रहा, ये अपनी परिधि पर ही तो घूम रहा, तो दूरी के लिए ये क्या होगा, 2 पाई आर दूरी। और जो चाल है वो कितनी है, वेलोसिटी है, मैंने कहा वी है, तो मैं यहां कितना लिख दूं, ठीक है। तो देखो ये हुआ 2 पाई आर अपॉन वी था वो ऊपर गया, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अगर मैंने पाई से पाई को काटा, आर से आर को काटा, तो ये कितना निकला, क्यू वी आर अपॉन 2, ठीक है। ये क्या निकला, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। अब दुनिया की कोई भी चीज जो सर्कुलर पाथ को अचीव करती है या उस पर चलती है, उसमें एक जनरेट होता है क्या, कोणीय संवेग। क्या जनरेट होता, कोणीय संवेग। और उस कोणीय संवेग को अगर हम एल माने, अगर हम एल माने, तो वो एल निकलता क्या है, एम वी और आर, एम वी और आर। अगर एम और वी को मैं लीनियर मोमेंटम के टर्म में लिखूं, तो ये एल क्या होता है, पी और आर, ठीक। और अगर वेक्टर रूप में लिखूं तो ये वेक्टर एल बराबर, ये होता है आर और ये होता है पी, ठीक है। क्रॉस लगेगा ना यहाँ, ठीक, ये क्रॉस लगा। अब आप मुझे ये देख के बताओ कि एल बराबर आर क्रॉस पी है, तो अगर मान लो ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, और मुझे क्रॉस निकालना है, तो ए से बी की तरफ चल देते हैं, जहां ये अंगूठा शो करता है वही डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन होती। तो अगर मैं रेडियस ले रहा हूं यहां, और देखो रेडियली ही होती है क्या, वेलोसिटी, और हम वहां ले रहे हैं लीनियर मोमेंटम, तो मास तो स्केलर है ना, मतलब जो v की दिशा होगी वही लीनियर मोमेंटम की दिशा होगी। तो ये है v और ये है r। हमको चलना कहाँ से, r से p पर, r से p पर, तो ऐसे चलेंगे। अगर इधर वेक्टर a से b पर चले, तो मोमेंटम, जो कोणीय मोमेंटम की दिशा आई वो कहाँ आई, बाहर। कोणीय संवेग की दिशा कहाँ आई, बाहर, ठीक। तो इसके लिए तो एक तो ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। मान लो ये इक्वेशन हमने दी, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पर चलता है, सर्कुलर पाथ पर चलता है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो होता कितना है, तो h अपॉन 2 पाई, और साथ में जुड़ा रहता है क्या, n, इंटीजर वैल्यू होती ना n। तो यहां पे जो l की वैल्यू होती है वो एन एच अपॉन 2 पाई होती है, ठीक। तो ये तीन चीजें हमको मिल गई। पहली चीज में हमने m की वैल्यू निकाली, तो वाई क्यू वी आर बाई 2। दूसरे के लिए कोणीय संवेग जो है वो होता कितना है, तो एम वी इंटू आर। और तीसरा निकाला एल बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। अब इन्हीं तीनों को हम लोग को सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना है। तो देखो ये m था और ये l था, क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 से 2 को भाग दे दूं, तो आप कहोगे 1/2, तो ये कितना आएगा, ये कितना आया, आप कहोगे m अपॉन l बराबर, ये कितना आया, क्यू वी आर बाई 2, और ये कितना निकला, तो आप कहोगे एम वी आर, ठीक। तो देखो वी आर से मैंने वी आर काटा, तो m अपॉन l की जो वैल्यू है वो आई कितनी, वो आई कितनी, q अपॉन 2m। m अपॉन l की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, q अपॉन 2m। और अभी l मतलब मैंने बताया अभी एन एच अपॉन 2 पाई, तो क्या मैं l को यहाँ ट्रांसफर कर दूं, तो m बराबर, ये हुआ q अपॉन 2m, और ये l। अब l की जो वैल्यू है मैंने इक्वेशन 3 से एन एच अपॉन 2 पाई रख दी, तो ये कितना हुआ q, और ये कितना एन एच अपॉन 2 पाई,
ठीक है, और ये कितना हो गया NH/2 पाई, और ये कितना हो गया 2m भी तो हुआ। ठीक है, ठीक। अब यही होती है जो मोमेंटम है, यही जो लीनियर मोमेंट, सॉरी क्या है ये, मैग्नेटिक मोमेंट, यही होता है एक्चुअल में किसी भी कक्षा के लिए NQH/4πm। क्या होता है? अब वो पूछता है बोहर मैग्नेट्रॉन, तो बोहर मैग्नेट्रॉन में हम हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन अपनी पहली ही कक्षा में घूमता है उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट लेते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू क्या मैं 1 रख दूं, यहाँ अगर n की वैल्यू मैंने कितनी रख दी 1, तो वो निकल आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, और जिसको हम बोल रहे हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। तो इसकी वैल्यू कितनी निकली, आप कहोगे m बराबर, n की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो ये QH/4πm है ना। और देखो इसमें Q की जगह एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कितना रख देंगे EH, यहाँ कितना रख देंगे E, और यहाँ कितना रख देंगे H, और 4πm। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बोहर मैग्नेट्रॉन, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट फॉर हाइड्रोजन। क्लियर है बात? और यहाँ अगर वो चेंजेस करता चला एक सेकेंड कक्षा में, तो यहाँ n की वैल्यू आप 2 रख दोगे। ठीक है, इतनी बात है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो आवेश लेता है, चक्कर अगर लगा रहा है तो डेफिनेटली बात है बी को जनरेट करेगा, बी होगा तो मोमेंट होगा मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो सर्कुलर लूप के लिए हम क्या लेते हैं I इंटू ए, जहाँ I है धारा और ए की बात करो तो वो क्या होता है क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है। अब देखो तीन जो पोजीशन होती हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे कहूं देखो ये एक डाइपोल है, ये -q कंटेन करता है, ये +q। तो अगर इसी की एक्सेस पर हम कोई पॉइंट लें, मान लो ये पॉइंट लें कितना, यहां दूरी पर p पॉइंट लें, और मैं आपसे कहूं यहां पे E की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो निकालो, तो इस P पॉइंट को इसके अकॉर्डिंग अगर ये एलोंग इधर आ रहा तो बोलते हैं क्या, अक्षीय पोजीशन। क्या बोलते हैं, अक्षीय। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल। ठीक, अगर ये पॉइंट, अगर इस डाइपोल के मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दो भाग में बांट रहा, इस कहीं इस पॉइंट पर आए, इधर आ जाए इधर, तो इस पी पॉइंट को इसके रिस्पेक्ट में हम लोग किस पोजीशन पे कहेंगे, आप कहोगे निरक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति को हम लोग बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। ठीक, तो याद करो कि जैसा हमने पढ़ा था कहाँ, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में ई की जो वैल्यू थी वो निकाली थी, रिकॉल करो, तो 1/4πε0 2p/r³ आती थी, है ना। निरक्षीय स्थिति में आती थी 1/4πε0 p/r³। बिल्कुल वैसा ही ड्राइव हमें यहाँ करना है, यहाँ जो करना है वो भी एक्सियल के लिए, निरक्षीय के लिए, और फिर आगे किसी भी एंगल थीटा को हम जनरलाइज्ड वे में देखेंगे जिससे आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर देखो हम बार मैग्नेट के लिए लें, तो बार मैग्नेट पहले सर आप बना लो। ठीक है, सपोज करो ये है साउथ और ये है नॉर्थ। ये बना ऐसा क्यों रहे, क्योंकि वहां पे मैं जो पोल को लेता था वो यहाँ, वहां चार्ज लेता था तो यहाँ -q, वहां +q, तो वही फॉर्मेट में रख रहा हूं, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ कितनी है -m, और यहाँ पे कितनी है +m। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने आपसे कहा इसका जो मिड पॉइंट है, तो आप कहोगे ये लेंथ पूरी कितनी है, तो इस लेंथ को हम लोग क्या लेते हैं 2l। ठीक है, देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लेंथ को तो हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, है ना, और जो पोल के बीच की लेंथ को है उसको हम लोग कुछ और बोलते हैं। तो यहाँ हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी ले रहे हैं। इधर की बात करो तो जो एक्सियल पॉइंट पर कोई पॉइंट मैंने अगर P माना, तो P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, B की वैल्यू पता करनी थी कि कितनी होगी।
तो आपको मैंने बताया कि सर आप यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस को कितनी मानते थे, आर। अब इस पोल के कारण इस पॉइंट पी पर एक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कहोगे ये क्या है, प्लस एम, ये क्या है, माइनस एम। तो बताओ प्लस एम के कारण एक फील्ड यहीं तो जाएगी, उधर ही तो जाएगी। वो कितनी है, सपोज कर लो B1, कितनी है, B1। और इस माइनस के कारण इस पॉइंट P पर जो फील्ड डेवलप होगी वो कहाँ आएगी, इधर। वो कहाँ आएगी, इधर, B2। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। याद ये भी रखना है आपको कि जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और डाइपोल जो अगर वेक्टर क्वांटिटी में हम लेते हैं तो डायरेक्शन अगर देखो तो वो हमेशा कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो यूज होगा तो मैं बताऊंगा। अब B1 की अगर मैं बात करूं तो जैसे वहां यूनिटरी चार्ज के लिए, मान लो ये चार्ज है, उसके लिए ई कितना निकलता था, आप कहोगे के, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये निकलता था यूनिट चार्ज के लिए। वैसे ही अगर इस पोल के कारण इस पॉइंट पी पर मुझे B1 निकालना है, तो बताओ इसके कारण यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। आप कहोगे यहां से यहां तक पूरी कितनी थी, आर। इधर से ये डिस्टेंस कितनी थी, एल। ये कितनी थी, एल। तो बताओ आर में से अगर एल को मैं माइनस कर दूं तो यही डिस्टेंस तो हुई आर माइनस एल। ठीक, और इस पोल की वजह से तो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, आर प्लस एल। ठीक, तो दोनों के लिए निकाल लेते हैं। इस नॉर्थ पोल की वजह से पॉइंट पी पर B1 कितना आया, आप कहोगे वहां 1/4 पाई, यहां μ0/4 पाई। ठीक है, ठीक है। और देखो स्ट्रेंथ वहां क्यों लेते थे और यहां एम लेंगे, और नीचे लेते थे डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो डिस्टेंस आर माइनस एल का क्या मैं स्क्वायर कर दूं, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर माइनस एल ही तो है, क्योंकि यहां मिड पॉइंट से इधर पी पॉइंट तक की डिस्टेंस को मैं कितना कंसीडर कर रहा था, आर। ठीक है, तो ये आर माइनस एल का स्क्वायर। और B2 की बात करूं तो B2 निकलेगा μ0/4 पाई, ये निकला एम, और ये आर प्लस एल का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एल। इतनी बात क्लियर। अब बताओ मुझे, देखो ये μ0/4 पाई और ये एम तो दोनों में कॉमन है। ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, छोटा, इसका छोटा, ये डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका मतलब पक्की ये फील्ड क्या होगी, बड़ी, और ये फील्ड क्या होगी, छोटी। तो बड़ी फील्ड में से छोटी फील्ड को हम घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि ये 180 पर काम कर रहे हैं, और दो वेक्टर अगर 180 पर काम करते हैं तो उनका जो फाइनल रिजल्टेंट आता है वो आता है a माइनस बी। तो ऐसे ही हम B1 माइनस B2, तो B इफेक्टिव की बात करूं वो आएगा B1 माइनस B2 इक्वल कितना आ गया, वो एक मिनट, वो आया μ0/4 पाई, एम को मैंने ले लिया कॉमन, तो इधर आया 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, इसी को अगर मैं सॉल्व करूं तो μ0/4 पाई, ये हुआ एम, ये एलसीएम लिया तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एग्री। और ये देखो, समझो ए प्लस बी का स्क्वायर था, ये ए माइनस बी का स्क्वायर था, बीच में माइनस है। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म तो गायब, कट जाएगा। यहां आएगा 2RL, ठीक है, और यहां आएगा माइनस के 2RL विद माइनस साइन क्या हो जाएगा, 2RL प्लस 2RL। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यह देख लो, अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है, माइनस आया था यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL। ठीक, तो माइनस से देखो ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 4RL। तो ये μ0/4 पाई
ये m, और इधर आया 4RL, इधर आ रहा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब वो बोलता है फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, हाँ देख हाँ देखिए ये सिस्टम थोड़ा हैंग कर गया था। देखो यहाँ तक शायद हम पहुँच गए थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन 4RL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का फुल स्क्वायर। ये एक्सियल पोजीशन पे हम लोग पढ़ रहे थे। अब अगर ये हम जो हम जो ये डाइपोल लें, अगर ये बहुत शॉर्ट हो, बहुत छोटा हो, और ये जो लेंथ यहाँ से और पी पॉइंट की हो ये बहुत ज़्यादा हो, तो बताओ एल की जो वैल्यू है वो तो बहुत छोटी हो जाएगी ना। ये एल जो है, जो मिड पॉइंट से इधर तक की डिस्टेंस, ये बहुत छोटी हो जाएगी, और छोटी होने का मतलब है एल स्क्वायर और भी छोटा, एल स्क्वायर और भी छोटा। तो क्या मैं एल स्क्वायर को यहाँ नेग्लिजिबल लूँ? तो अगर नेग्लिजिबल लूँगा तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आया एम, और ये आया 4RL, और इधर ये आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर की पावर 4, और ये आर की पावर 4 में से एक आर इसको हटा देगा, तो देखो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये कितना होगा, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, देखो ये एम है, और इस 4L को मैं लिख रहा हूँ 2L इंटू 2, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा आर की पावर 3, और m इंटू 2L को ही तो हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, m इंटू 2L को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये फाइनली क्या निकल के आएगा, इसको आप कहोगे, इसी को आप कहोगे कि ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और सर इसको मैं लिख दूं कितना, कैपिटल M, साथ में 2M, और ये आर क्यू, ठीक है। तो किसी शॉर्ट डाइपोल के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बिल्कुल वही आता जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यू था, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू, वहाँ p था, यहाँ m। देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग इस फॉर्मूले को भी याद करके चलेंगे, क्योंकि वहाँ शॉर्ट नहीं दिया है। अगर उसने छोटा सा डाइपोल दे दिया, मान लो उसने कह दिया इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है मान लो 1.10, और जो डिस्टेंस यहाँ से वो पूछे वो बोल दे 0.20, तो ये डिस्टेंस और इसके मिड की डिस्टेंस शॉर्ट ही है, बहुत लंबी डिस्टेंस पर नहीं पूछ रहा, तो वहाँ हम ये लगाएंगे। और अगर वो कहे कि शॉर्ट डाइपोल है तो उसके लिए कहाँ लगाएंगे ये। अब अगर इधर देखो तो आप कह रहे थे ये था B1 और ये था B2, ठीक। तो आप मुझे बताओ B1 जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्या वो डाइपोल की ही डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक मोमेंट की ही डायरेक्शन में है? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हम कहाँ लेते थे, साउथ से नॉर्थ, तो यहाँ भी जो डायरेक्शन है वो क्या है, बी की। तो इतनी बात समझो कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक्सियल स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होती है। इसका मतलब दोनों के बीच में अगर एंगल में पूछूं तो कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। अब अगर दूसरी दूसरी मैं ये लूँ इसी का एक दूसरा पोर्शन, तो आप कहोगे ये एक शॉर्ट डाइपोल है, ठीक। इसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, दो पार्ट में ब्रेक कर दो, इसी लाइन पर कोई पॉइंट हम पी लेंगे, और उस पी पर हमको हमको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो पूरा वही फॉर्मूला जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में देखा था, थोड़ा जल्दी देखते हैं। देखो सर इस पॉइंट को अगर मिलाया मैंने तो ये इधर, इस पॉइंट को मिलाया तो ये इधर, आप कह रहे हो ये आर डिस्टेंस पर हमको इस मिड पॉइंट से बतानी, तो आप कहोगे ये डिस्टेंस कितनी है, एल। ये डिस्टेंस कितनी है, एल, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, आप कहोगे 2L, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ पॉइंट P पर मुझे बताना है, तो बताओ इस माइनस एम के कारण और इस प्लस एम के कारण, इस प्लस एम के कारण कहाँ पे होगी, इस प्लस एम के कारण तो सर ये अवे चल जा रही है, तो मान लो ये हुई, आप कहो ये फील्ड हुई B1, ठीक है।
इधर दिख रहा? एक मिनट रुको। अब दिख रहा होगा, ठीक है। ये B1 इसके कारण, और इसके कारण आप कहोगे ये B2 कहाँ आएगा, ये B2 कहाँ आएगी, आप कहोगे। क्लियर है बात? अब तुम कहो कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो भी ये पूरा एंगल कितना हुआ? तुम कहोगे सर ये एक्सटीरियर है और ये दोनों इंटीरियर है, बहिष्कोण बाह्य कोण का मान अंतः कोण के योग के बराबर होता, तो ये इसको मैं कितना लिख दूं, 2 थीटा। कितना लिख दूं, 2 थीटा। अब अगर एक बार निकाल के देखो, B1 निकालो और B2 निकालो, ये लेंथ L है, ये लेंथ R है, तो सीधी सी बात है ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आप कहोगे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये लेंथ भी सेम कितनी हो जाएगी, आप कहोगे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस M के कारण B2 इधर, और इस प्लस M के कारण B1 किधर, उधर। तो B1 मैं निकालूं, तो B1 कितना आया, आप कहोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और देखो ये कितना होता है Q, Q की जगह यहाँ मैं कितना लूंगा, M, और देखो बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर ही तो करते हैं, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। आगे वो कहता है B2 निकाल लो, B2 कितना आएगा, आप कहोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये M और ये डिस्टेंस कितनी है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर था उसका स्क्वायर किया। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात आ गई। अब आप मुझे देख के बताओ, ये क्या दोनों सेम नहीं है, क्या ये दोनों सेम नहीं है? अब अगर ये दोनों सेम है और B1 इधर है और B2 इधर है, और दो वेक्टर अगर सेम होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो बीच से नहीं गुजरता, वो बीच से ही तो गुजरता। तो मुझे इतनी बात बता दो कि अगर बीच से गुजरेगा तो ये इधर ही से तो जाएगा। इतनी बात है, ये रिजल्टेंट हुआ। अब अगर इस B1 को मैं ऊपर घटकों में तोड़ दूं, तो B1 का ये घटक, देखो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना, थीटा, तो ऊपर ये कितना हो गया, B1, ये कितना हो गया B1, और देखो ये साइन थीटा, और देखो इधर की तरफ ये क्या हो गया, B1 कॉस थीटा, हाँ है ना। और देखो इसके लिए B2 के लिए, तो B2 के लिए देखो इसकी ओर, देखो B2 ये थीटा है ना, ये भी थीटा है और ऊपर वाला भी थीटा, तो B2 के लिए इधर की ओर घटक कितना हो जाएगा, आप कहोगे B2 कॉस थीटा, और इधर की ओर घटक कितना हो जाएगा, मान लो ये है B2 साइन थीटा, और आप कह रहे हो कि B1 और B2 क्या है, एकदम बराबर है, साइन थीटा है और B1 B2 बराबर है, एक कंपोनेंट ऊपर एक कंपोनेंट नीचे, तो ये जो वर्टिकली वाले कंपोनेंट है ये तो फिनिश, ये तो खत्म हुए। तो जो हम लोग का फाइनल आया वो इसी डायरेक्शन में, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, चूंकि एक ही डायरेक्शन में है तो ये जुड़ेंगे, क्योंकि बीच का एंगल कितना है, 0। तो जो B फाइनल आ रहा है वो आ रहा है हम लोग का, कितना आ रहा है, B1 और B2 तो देखो बराबर है, हाँ है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2B1 cos थीटा, ठीक है। और B1 की अगर वैल्यू उठा के रखो यहां, तो ये 2, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और देखो कितना M, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और cos थीटा को अगर ऑब्जर्व करो, तो ये अगर थीटा है तो cos थीटा क्या होता है, बेस इंटू ये कर्ण होता ना, आधार बटे कर्ण ही तो होता, तो ये L और ये अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इतना आया। अब तुम बताओ, इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, इसी को मैंने आगे बढ़ाया, तो देखो तुम देख के बताओ, ये हो गया म्यू नॉट, ये हो गया M, ये हो गया 2L, इधर आप बात करो तो ये हो गया 4 पाई, और R स्क्वायर प्लस ये पावर 1 था और ये 1/2 था, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2। ठीक, अब फिर वही M इंटू 2L को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन ये म्यू नॉट, और ये मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M आया,
और इधर कितना हुआ 4 पाई। और अगर शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल, तो एल जो है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, एल को कम लेंगे तो एल स्क्वायर और भी कम, और आर जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े में अगर छोटी सी चीज जोड़ो उसका मतलब नहीं है। तो ये कितना आएगा, आप कहोगे आर स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसे कर दूं, ठीक। तो इससे इसको काटा तो बताओ ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये है एम, और ये कितना आ गया आर क्यू। बिल्कुल वैसे ही आया जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू इन इक्वेटोरियल पोजीशन, और यहां क्या आया एम अपॉन आर क्यू। देखने वाली बात यह है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, और जो यहां बी आ रही है वो इफेक्टिवली किधर की ओर आ रही है, ये कॉस थीटा, यानी बी जो आ रहा है वो कहां आ रहा है यहां। तो यहां इक्वेटोरियल पोजीशन पर, जो इक्वेटोरियल पोजीशन बी के लिए, जो बी की दिशा होती है वो मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा के जस्ट अपोजिट होती है, इतनी बात क्लियर। जबकि एक्सियल में दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक। अब ये तो आपने 0 और 90 पर अगर डिस्कस किया, और अगर आप किसी एंगल पर डिस्कस करो, किसी एंगल पर डिस्कस करो, 0-90 पर तो आपने बताया, तो एंगल पर डिस्कस करने के लिए हमने आपको वहां भी बताया था, और यहां पर भी मैं बोल रहा हूं, आप याद करो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सर पी अपॉन आर क्यू ब्रैकेट में 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे हमने वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था कि किसी भी पॉइंट पी पर जो कि डाइपोल से थीटा एंगल बनाता हो, उसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पी की जगह वहां क्या आता था, पी होगा कि एम होगा, एम होगा ना। अच्छा ये तो वो है ना, ये पी नहीं होगा यहाँ, यहाँ क्या होगा मोमेंट है ना, तो यहाँ क्या होगा एम, और यहाँ क्या होगा पी अपॉन आर क्यू, और ये 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे चेक कर लो, जैसे ये हमको बार मैग्नेट दी, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, एक्सियल के लिए तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0। अरे भाई जैसे मान लो ये पॉइंट पी है, ये थीटा बना रहा, तो एक्सियल पर ये थीटा कितना होता है 0 होता है, तो cos 0 कितना होता है 1, और 3+1 कितना हुआ 4, 3+1 कितना हुआ 4, और 4 रूट के बाहर आया तो कितना हो गया 2। तो ये बी एक्सियल पर कितना निकला, आप कहोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कहोगे 2m अपॉन आर क्यू, ठीक। और अगर बात करो इक्वेटोरियल पर, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 90, और cos 90 0 होता है, तो यहां √1 बाहर आएगा तो ये केवल 1 होगा, तो b, और ये इक्वेटोरियल पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप कहोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आ गया कितना, कितना हो गया m अपॉन आर क्यू, ठीक है। तो किसी जनरल पॉइंट पर जो थीटा एंगल बनाता हो हम लोग ये निकाल सकते हैं, आपको यही याद रखना है, वहां केवल इतना याद रखना है कि एक्सियल पोजीशन पर जो मोमेंट की डायरेक्शन है और जो फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम होती है, जबकि इक्वेटोरियल में जो बी की डायरेक्शन होती है और जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट होती है। क्लियर है बात। और अगर शॉर्ट डाइपोल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसने डेटा ऐसा दिया आपको जहां आप खुद ही देख के बताओ कि 0.10 दी हुई है पूरी बार मैग्नेट की लेंथ, और वो पूछ रहा हो 0.20 पर, तो हम फॉर्मूला ये ना लगा के क्या लगाएंगे, नीचे जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर आता था ना वो वाला, ठीक। अब देखो जरा क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट रुकना है। जैसे कह रहा है एक आइसोलेटेड बिंदु से, मान लो कोई बिंदु P होगा, d दूरी पर m इकाई का एक हमको पोल रखा हुआ है, मतलब पोल की
जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है या पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, m। तो प्रेरण का मान, अभी मैंने बताया कि केवल मोनोपोल एग्जिस्ट तो करता नहीं, लेकिन वो पूछ रहा है कि होगा कितना अगर इंडिविजुअली उसी पोल के लिए लें, एक के लिए। तो ये आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और वहां आता था Q, और यहाँ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और नीचे कितना आता था R स्क्वायर। यहाँ R की जगह क्या दिया है, D, तो M अपॉन D स्क्वायर। कह रहा है सर 3 सेंटीमीटर हमको एक बार मैग्नेट दी है, उसके अक्ष पर एक दूसरे के विपरीत चुंबक के केंद्र से दो बिंदु हैं, वो कितनी डिस्टेंस पर, 24 और 48, है ना। ये बार मैग्नेट है, इसके सेंटर से एक बिंदु बी है और एक बिंदु ए है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी रेशियो बताना था। अब बात बताओ, ये पॉइंट ए इस मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन पर ही तो है, ये पॉइंट बी इस मैग्नेट की अक्षीय स्थिति पर ही तो है, और अक्षीय स्थिति में हम पढ़ते क्या हैं, क्या पढ़ते हैं, देखो ये डिस्टेंस दी है, तो देखो अगर हम बात करें बी की, तो एक्सियल में ये कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये 2p अपॉन आर क्यू। देखो इस मैग्नेट के लिए p तो चेंज नहीं हो रहा, आर ही चेंज हो रहे हैं, इधर कुछ दे रहा है इधर कुछ दे रहा है। तो हम लोग कहेंगे B1 की बात करो, तो अभी देखो रेशियो पूछ रहा है, तो बताओ ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो B1 बराबर कितना आएगा, मान लो ये 1/R1 क्यू, और ये B2 बराबर कितना आ गया, 1/R2 का क्यू। ठीक है, इन दोनों को मैंने B1/V2 कर दिया, तो देखो ये ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, R2 क्यू, और नीचे कितना आ जाएगा, R1 क्यू। R2 क्यू मतलब समझ रहे हो, बी वाली मैग्नेट का सेंटर से डिस्टेंस दिया, तो ये 48 सेंटीमीटर है। देखो मीटर ईटर बदलेंगे, कट कटा जाएगा, तो ये केवल 48 ही ले लो, है ना, और ये 48 और तीसरा 48, नीचे ये कितना है, 24, 24 और ये काट दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर कितना आ गया, कितना आ गया, 8। कह रहा है एक सर हमको छोटी बार मैग्नेट है, उसका आघूर्ण दिया है, उसके अक्ष से 0.1 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, कितना है। देखो क्या करें, हम्म, हमको बताना क्या है, मैग्नेटिक क्षेत्र यही तो बताना, तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो एक्सीएल पे बताना ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2p अपॉन आर क्यू। आर की मैं वैल्यू सीधी रखता हूँ, 0.1, ठीक है, और देखो आघूर्ण दिया है उसमें, यहाँ पे p की जगह यहाँ क्या होता है, m, 2m होता, तो m की वैल्यू कितनी दे रहा, 1.2, तो देखो ये 10⁻⁻⁷ और ये दिया है 2, ये दिया है 1.2, और देखो इधर 10⁻³ कर दूं, इसको मैं ऊपर ले जाऊं, तो ये 10⁻⁻⁴ बचा, और ये 12 दूनी 2.4, ठीक है, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक। एक चुंबक है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, बहुत बढ़िया, इसकी अक्ष पर चुंबकीय विभव, अब विभव से कंफ्यूज मत करना, विभव यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को ही दर्शा रहा, नहीं तो कहो विभव हमने चुंबक में तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, पोटेंशियल इनफाइनाइट से कोई पार्टिकल को ला रहे थे फील्ड के अंदर, तो वो वी की वैल्यू निकल रही थी, तो यहाँ जो वी है उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी ये जो पोटेंशियल है वो जो ये चुंबकीय विभव है उसको हम क्या लेंगे, बी, क्या लेंगे, बी। बताओ आघूर्ण इतना दिया है, ठीक है,
एक द्विध्रुव आघूर्ण m/4 वाली एक दूसरी चुंबक अगर लें तो उसी बिंदु पर विभव क्या होगा, चुंबकीय विभव क्या होगा। तो आप बताओगे कि हमने पढ़ा है b बराबर, है ना। देखो बिंदु तो वही है ना, तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चेंज होता नहीं, तो फिर चेंज हो क्या रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ही तो चेंज हो रहा। और एक्सियल में जो मैग्नेटिक मोमेंट आता वो कितना निकल के आता, 2m अपॉन आर क्यू आता ना, अपॉन आर क्यू लो, चलो लिख लो आर, ठीक है। अब ये मान लो इनिशियल था, फाइनल जो B2 है वो आप बता रहे हो 2। अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, आप कहोगे अन्य चुंबक, उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट चेंज करके वो कितना कह रहा है, m/4, ये तो कह रहा। और देखो डिस्टेंस अभी भी r ही है। अरे देखो जैसे ये मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ दिया, और दूसरी वाली मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ और दिया, और कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है, उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ भी चेंज नहीं करेंगे। इसको काटो तो ये, और 2m से काटो तो 2m, तो b1 अपॉन b2, ये कितना आया 1/1, और ये 4/1, ठीक है। कितना आ गया 4, b2 निकालना ना हमको, तो b2 कितना आ जाएगा, b2 आ जाएगा b1/4, और b1 मुझे कितना दिया है, आप कहोगे v दिया, तो v/4, खत्म, ठीक है, कोई है v/4। देखो कह रहा है एक L लंबाई और M आघूर्ण की छड़, वही बार मैग्नेट है, उसको मोड़ कर मैंने अर्धवृत्ताकार बना दिया। क्या बना दिया, अर्धवृत्ताकार। तो वो कह रहा है इसका चुंबकीय आघूर्ण बताओ क्या होगा। आप कहोगे सर ओरिजिनल आपने एक बार मैग्नेट ली, उसका तो मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालते हैं कैपिटल M बराबर, और वो कितना निकलता है, मान लो ये M निकलता और लेंथ कितनी लेते हैं L, इतना निकलता। अब आपने मोड़ दिया, लो मोड़ दिया, तो अब वो हमसे पूछ रहा है अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो देखो यहाँ पे जब हम मोड़ते हैं किसी चुंबक को, बार मैग्नेट को, तो पोल की स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती है, जबकि जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है, वो चेंज होती। तो यहाँ हम लेंथ ये ना लेके ये लेंगे, ठीक है। और क्या ये लेंथ इस सेमी सर्किल का डायमीटर नहीं है, यहां अगर O पॉइंट लो तो ये R है, तो ये भी तो R होगा, ठीक है। और मैंने कहा पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती, तो अब मैं M डैश अगर आप कहो तो कोई भी आप पोल की स्ट्रेंथ ले लो M, और अब दूरी कितनी लेंगे, तो R ये थी, R ये थी, कितनी आई 2R। हमसे R के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि पुरानी मैग्नेट मोमेंट की क्या होगी। तो तुम मुझे बताओ अगर इधर से और ये लूम है, तो ये क्या सरकमफेरेंस नहीं है, परिधि नहीं है किसकी, इस अर्धवृत्त की। तो एल लेंथ को ही तो मोड़ रहे हैं हम, तो इसकी जो परिधि होती है वो कितनी आती है, सर्किल की परिधि की आधी। तो पाई आर बराबर कितना दिया है एल, तो आर बराबर कितना आ गया, एल अपॉन पाई, एल अपॉन पाई। अब आर को उठा के यहाँ रखो, तो अगर मैंने यहाँ रखा तो एम ये 2 ये, और आर कितना हुआ एल अपॉन पाई, ठीक है। और देखो एम इंटू एल, ध्यान देना एम इंटू एल को मैं बोल रहा था क्या, कैपिटल एम पुराना, तो एम इंटू एल को क्या मैं कैपिटल एम लिख दूं, तो ये कितना हो जाएगा 2 कैपिटल एम अपॉन पाई, समझे। तो जो नया एम डैश आएगा वो 2m अपॉन पाई, 2m अपॉन पाई, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा बी। एक मैग्नेटिक डाइपोल है, उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, इस पर आप बल बताओ कितना होगा, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने 5-6 चीजें आपको पढ़ाई थी, है ना। पहला एक्सियल हमने डिस्कस कर लिया,
इक्वेटोरियल हमने डिस्कस कर लिया। अब बात थी कि किसी फील्ड में अगर हम डाइपोल को रखें तो सेम यहां पर भी वही चीज होगी कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड में है, इसमें हम किसी एक डाइपोल को रखते हैं, जो डाइपोल यानी कि समझ लो क्या है, बार मैग्नेट है। ठीक, तो इस बार मैग्नेट को रखेंगे तो अगर ये पोल स्ट्रेंथ इसकी -m है और ये इसकी +m है, तो बताओ फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा। जैसे वहां QE करता था, यहां पे मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स इसको कैसे लाने की कोशिश करेगा, तो आप कहोगे इस दिशा में, इस दिशा में। ठीक, तो इधर की ओर एक फोर्स लगेगा, आप उसको क्या बोलोगे, m, और ये क्या होगा, b। ठीक है, और इधर फोर्स लगेगा, देखो F बराबर QE लगता था वहां, तो यहां पोल स्ट्रेंथ कितनी है, m, और फील्ड लेते थे वहां E, तो यहां फील्ड क्या लेंगे, B, तो MB इधर और एक MB इधर। तो बताओ दो फोर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो यहां पर जो क्या बोला, चुंबकीय बल, जो फाइनल जो बल है ना, वो कितना होगा, एक इधर और एक इधर, तो फाइनली हो क्या जाएगा, सदैव शून्य। अरे सर ये तो आपने थीटा एंगल पे बताया, हो सकता है ऐसे हो, ऐसे हो, तो सोचिएगा आपके सदैव शून्य ही होगा, या डाइपोल की स्थिति पर निर्भर करेगा, या शून्य कभी नहीं हो सकता, या इसकी शक्ति पर निर्भर करेगा। ये तो क्वेश्चन था। अब मैं आपसे कहूं कि जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, इक्वल हो, और पोलरिटी अलग अलग हो, जैसे ये MB है तो ये -MB है, ठीक, तो अगर पोलरिटी अपोजिट हो, बराबर हो, और विपरीत दिशा में लग रहे हो, तो ये एक बल के युग्म का निर्माण करते हैं। बल के युग्म का निर्माण करने का मतलब है ये इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, ये इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा, और रोटेट कराएगा तो पक्की बात है टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा। और टॉर्क की जो वैल्यू है वो होती कितनी है, तो कहोगे आप फोर्स, और फोर्स यहाँ कितना है, एम बी, ये स्मॉल m है, m और b, इतनी बात है। तो ये तो हुआ फोर्स। अब इन दोनों फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो आप कहोगे ये डिस्टेंस हमको पता करनी है कि कितनी होगी। आप कहोगे सर ये है 2l, और 2l का हम लोग इस घटक लेंगे, थीटा की डायरेक्शन में घटक लें, तो ये कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा, और इसी से हमको मतलब है। तो यहां हम जो डिस्टेंस है दोनों फोर्सों के बीच की परपेंडिकुलर, वो कितनी आ जाएगी, 2l साइन थीटा। तो ये टॉर्क क्या निकला, आप कहोगे m इंटू 2l को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हो जाएगा कैपिटल M, ये B, और साइन थीटा। और अगर कोई भी चीज ए बी साइन थीटा के रूप में है, इसका मतलब है कि वो क्या दर्शा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हम वेक्टर में लिखें तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो टॉर्क, और वो क्या आता है, m क्रॉस b। ठीक है, तो यहां तो फोर्स शून्य होगा, सदैव शून्य होगा, ये आपको चेक करना है। फिर मैंने आपको बताया टॉर्क लगेगा, और वो कितना होगा, m क्रॉस b। देखो ये m आघूर्ण है और m पुल स्ट्रेंथ है, उसको आपने दो समान भागों में विभाजित किया। आघूर्ण बताओ, मैंने बताया था ये m है, बीच से अगर विभाजित करें या ऐसे विभाजित करें, तो अगर मान लो बीच से करते हैं तो जो m डैश है वो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती है, यदि ऐसे डिवाइड करूं तो ये होता है m, और बीच की डिस्टेंस अब कितनी होगी, तो कहोगे आधी, ml। पहले कितना था, m इंटू 2l, तो क्या आधा नहीं हो गया, आधा हो गया। और अगर ऐसे काटते हैं तो स्ट्रेंथ चेंज होती है, तो ये स्ट्रेंथ होके कितनी हो जाएगी, मान लो ऐसे काट दिया, छोटू बना दिया, तो स्ट्रेंथ कितनी हो गई, m बाई 2। लेंथ अभी भी कितनी है, 2l,
तो जो मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, m/2, और ये 2l, इससे काट दो तब भी कितनी होगी, आधी। तो कितनी हो जाएगी, m/2। देखो अभी हमने टॉर्क पढ़ा, तो अगर हम सोचो वो टॉर्क कर क्या रहा था, वो टॉर्क उस डाइपोल को पैरेलली लाने की कोशिश कर रहा था। अब अगर हम उस टॉर्क के विरुद्ध कोई काम करें, जैसे जैसे ये एक मान लो बार मैग्नेट है, ये इधर काम कर रहा था एम बी माइनस में, और इधर काम कर रहा था एम बी, ठीक है। तो ये टॉर्क इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा था। हमने हमने क्या किया, ये टॉर्क के विरुद्ध इसको थीटा एंगल घुमा दिया। हमने क्या किया, इस टॉर्क के विरुद्ध थीटा एंगल इसको घुमा दिया। तो बताओ, थीटा एंगल घुमाया, टॉर्क के विरुद्ध, तो वर्क ही तो किया। ये ऐसे जा रहा था, हमने ऐसे किया, मतलब काम किया होगा। और काम अगर किया मान लो डी थीटा के लिए छोटू सा घुमाया, तो छोटू सा ही तो वर्क किया, और वो छोटू सा वर्क होगा कितना, तो आप कहोगे वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता। लेकिन यहाँ रोटेशनल वाली चीज आ रही है, तो यहाँ हम वर्क के लिए क्या लेंगे, सबसे पहले फोर्स की जगह लेंगे टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ एंगल में ही तो हो रहा, तो इस एंगल को हम लोग क्या लेंगे, डी थीटा, ठीक है। क्या लेंगे, डी थीटा। अब ये छोटा सा वर्क किया मैंने डी थीटा के लिए, तो अगर मैं पूरा होल वर्क चाहूं तो क्या कर दूंगा, आप कहोगे इंटीग्रेट कर दो, ठीक। तो फाइनल जो वर्क है वो कितना आएगा, टॉर्क की वैल्यू मैंने आपको बताई एम बी साइन थीटा, और ये कितना होता है, डी थीटा, ठीक है। और मान लो शुरुआत में कितना, थीटा 1, और बाद का कितना एंगल, थीटा 2, तो ये एम बी, और सोचो साइन थीटा इंटीग्रल के बाहर निकलता तो माइनस के कॉस थीटा होता, और देखो इस लिमिट को रख दो तो ये थीटा 1 और ये थीटा 2, ठीक है। तो अगर माइनस के एम बी लिया, और सर ये आया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये माइनस हमको सुंदर नहीं लग रहा, हम माइनस को अंदर गुणा कर दें, तो एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये फॉर्मूला निकलता है किसका, वर्क का। यदि हम इस बार मैग्नेट को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल घुमाते हैं, तो हम इस पर लगने वाले टॉर्क के विरुद्ध एक फोर्स, एक वर्क करते हैं, और वो वर्क कितना निकलता है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। अब इसी में वो पूछता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और स्टेबल इक्विलिब्रियम और नॉन स्टेबल, मतलब वहां याद करो तो आपको सारा रिकॉल होगा। तो हम जब भी इक्विलिब्रियम की बात करते थे, तो हम केवल और केवल क्या लेते थे, पोटेंशियल एनर्जी, और कार्य और ऊर्जा सेम ही तो है। हमने वर्क किया, तो अगर वर्क किया तो वो एक प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ही तो संचित हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ही हम लेते हैं स्टेबल और इक्विलिब्रियम, स्टेबल और अनस्टेबल। तो वहां हम आपको बोलते थे कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लें U, तो हम हमेशा इसको कितने एंगल थीटा 1 पर रखेंगे, 90, कितने पर रखेंगे, 90 पर। तो अगर यहाँ वर्क पोटेंशियल एनर्जी के ही रूप में देखें, तो एम बी, और सर आप कह रहे हो सबसे पहली कंडीशन में हम थीटा 1 कितना रखते थे, कॉस 90 माइनस के कॉस थीटा 2, तो कॉस 90 तो जीरो होता, इधर कितना आ जाएगा, माइनस के एम बी कॉस थीटा 2, ठीक है। तो बताओ, ए बी और कॉस थीटा साथ में आता, तो क्या वो डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये क्या है, एम डॉट बी ही तो है, ठीक है, एम डॉट बी ही तो है। तो टॉर्क निकल के आता है एम क्रॉस बी,
W निकल के आता है एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, और पोटेंशियल एनर्जी निकलती है माइनस के एम डॉट बी। क्या निकलती है? एम डॉट बी। जहां एम डॉट बी को अगर ओपन करें तो माइनस के एम बी कॉस थीटा। ठीक है, यूज होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाओ तो कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, देखो क्या कह रहा, करिए, ट्राई करिए इसको। देखो, एक वृत्ताकार कुंडली है, उसमें करंट प्रवाहित हो रही, होने दो भाई। करंट प्रवाहित होगी तो पक्की बात है कि बी बनेगा, और जहां बी बनेगा वहां पे पोल एग्जिस्ट करेंगे, इतनी बात है। और मैंने कुंडली के लिए मोमेंटम में, सॉरी, मोमेंट में क्या बताया था कि किसी भी कॉइल के लिए मोमेंट जो है, कॉइल कह रहे हो, सिंगल लूप के लिए आई इंटू ए होता होता। अब वो कह क्या रहा है, जो आपने एम निकाला है वो कुंडली में तार की लंबाई के समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के समानुपाती है, लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आपने लंबाई कहीं दी ही नहीं, लंबाई तो कहीं नहीं दी है ना। तो अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं तो आप कहोगे एम बराबर आई, और ये ए क्या होता, पाई आर स्क्वायर होता। देखो उसने रेडियस भी नहीं दी, उसने रेडियस भी नहीं दी। तो क्या करेंगे, लो कॉइल ऐसे बना लो, वृत्ताकार है, आप कहोगे, देखो अगर मान लो ये एल है, मान लो एल है, ठीक, तो एल की जो वैल्यू है वो होगी कितनी, आप कहोगे 2 पाई आर। ठीक है, तो यहां से आर की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, एल अपॉन 2 पाई। और देखो आर की वैल्यू है उसको उठा के यहां रख दो, तो एम जो है वो फाइनल निकलेगा आई पाई, और आर स्क्वायर तो ये एल स्क्वायर, और ये 4 पाई स्क्वायर। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट लंबाई के वर्ग के समानुपाती होगी, कुंडली में तार की लंबाई के वर्ग के समानुपाती। देखो क्या कह रहा है, सर आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है, धारा इसमें प्रवाहित करने के कारण आप केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण बी का मान बताओ, और लूप का चुंबकीय आघूर्ण बताओ। मतलब एक सर्कुलर लूप है, बी हमको दिया है मैग्नेटिक फील्ड है, हमको बताना क्या है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट। हमको क्या बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे बताएं, आप कहोगे कि एक नॉर्मल लूप का जो बी होता है वो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर आता। हमसे वो कह रहा है कि आप टॉर्क बताओ, टॉर्क कह रहे हैं, सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, एम बताओ। एम की वैल्यू हम क्या जानते हैं, आई और ए जानते हैं। तो हमको बी के वैल्यू के रूप में दिया है आंसर, तो हम क्या करें, यहां से क्या करें, कुछ नहीं करें। आई को हम किसके रूप में लिख लें, अगर आई को लिखें तो ये कितना आ जाएगा, 2 बी आर अपॉन म्यू नॉट। यहाँ रख दो तो एम कितना आ जाएगा, 2 बी आर म्यू नॉट, और क्या है ए, तो क्या मैं ए को फिर से बढ़ा दूं, पाई आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 बी पाई आर क्यू, और ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट। कोई ऑप्शन दिया, 2 बी पाई आर क्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, फिर कह रहा है वही लूप है,
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और इस बार आघूर्ण का रेशियो दे दिया। वो रेशियो कितना है, x है। अब वो कह रहा है अगर आप करंट जो प्रवाहित करते हैं उसकी और जो लूप है उसकी रेडियस को भी दुगना कर दें तो अनुपात क्या होगा, वो ये पूछता है। करो चला इसको करो। देखो है कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही है पूरी। जैसे मैं पहले ही अगर बोलूं आपसे कि जो चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैंने कहा B और जो टॉर्क है उसको मैंने कह दिया क्या, टॉर्क कह रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट, उसको कह दिया B/m। इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी दे रहे हैं, x बराबर होती कितनी है एक्चुअल में, तो किसी भी वृत्ताकार लूप के लिए μ0/2 और धारा कितनी I और मान लो रेडियस इनिशियल कितनी है r। ये तो हुआ B। और आगे अगर नीचे बात करो तो जो आघूर्ण होता है वो कितना होता, IA ही तो होता। तो भाई साहब IA के लिए A लिख दो I और A के लिए कितना लिख दो πr²। इतनी बात है। अब वो दूसरी बार में क्या कह रहा है कि धारा को दुगना त्रिज्या को दुगना, तो जो इन दोनों का रेशियो होगा वो क्या होगा। तो मान लिया वो रेशियो अब कितना हो जाएगा, मान लो y। तो धारा को दुगना करें तो ये μ0 और ये 2y और इधर 2r। ठीक है, सही लिख रहे हैं सर। r की जगह आप क्या करो 2r, तो ये 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, और इधर i की जगह कितना कर दिया 2i, ये पाई, और r की जगह 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r²। अब इसको भाग दे देना, फाइनल आंसर आ जाएगा, काट कूट देना। ठीक है, एक धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण स्वतंत्र होता है। तो आप कहोगे धारा लूप के लिए आपने पढ़ाया है कि I इंटू ए होता है और अगर फेरे n हो तो कितना होता है n। तो बताओ धारा में तो जो बहती है उसके रिलेटेड है, लूप का क्षेत्र मतलब एरिया से भी, और चक्कर की संख्या, तो क्या होता है जिस क्षेत्र में वो रखा है। ठीक है सर, धारा लूप है तो वो ऑलरेडी बी बना रहा है, वो तो बी बना रहा धारा के कारण, तो यहाँ क्या होगा क्षेत्र में रखा उस पर नहीं होता। ठीक, करिएगा इसको। ये करिए आप, अगर आता होगा तो समझ लेंगे कि बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। एक तार है उसको सर लूप बना लो पहले। तार कितना दिया ये, इसकी लेंथ कितनी दी एल, वो कनेक्ट कर देना एल बराबर 2πr। और फिर लूप के लिए जो है वो एम कितना निकलता है, आप कहोगे आई इंटू ए। ए की जगह यहाँ कितना रख दो I πr²। आर की वैल्यू उठा के रख देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में जो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो रहता है वो कितना आता है। आप कहोगे अक्षीय में B1 और ये निरक्षीय में मान लो B2। तो μ0/4π तो दोनों में आता, 2m/r³ आता है किसमें, अक्षीय में। तो r³ अक्षीय निरक्षीय में भी आता, दोनों में नीचे। तो बताओ ऊपर कितना हो जाएगा 2m और निरक्षीय में कितना होता है n, काट दो कितना आ जाएगा 2। आपके पास है 30 सेकेंड, इस क्वेश्चन को 30 सेकेंड में करिए। ठीक, सोचिए विचारिए और फिर करिए। देखो 2 सेंटीमीटर की एक छड़ चुंबक है, उसकी अक्ष के लंबवत, समझो अक्ष के अनुदिश तो होती है एक्सियल यानी कि अक्षीय,
अक्ष के लंबवत मतलब समझते हो, ये पॉइंट, ये पॉइंट यानी कि इक्वेटोरियल यानी कि निरक्षीय स्थिति। उस निरक्षीय स्थिति में हमको इसके केंद्र इधर से, एक तो दी है दूरी x, मान लो x दूरी पर पॉइंट कितना दिया p, और 3x दूरी पर पॉइंट कितना दिया है मान लो q। तो यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना है, यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताना। क्या करें? सर निरक्षीय स्थिति में देखो, जो कि काफी बड़ी डिस्टेंस है इस डाइपोल की अपेक्षा, तो 2m/r³ होता है किसमें? अक्षीय में। और m/r³ किसमें होता है? निरक्षीय में। ठीक है, तो आप निकाल दो। मान लिया p पर जो b1 की वैल्यू है, ba निकाल दो। देखो μ0/4 तो उड़ जाएगा, तो वो बचेगा कितना? यहाँ कितना आएगा? m/r³। r की डिस्टेंस पहले वाली की कितनी है? x का क्यूब। और मैग्नेटिक फील्ड b कितनी हो जाएगी? आप कहोगे मोमेंट तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, और डिस्टेंस चेंज हो रही, यहाँ से यहाँ तक अब कितनी हो गई? 3x। तो 3x का क्यूब करो, 3 3 होती 27, 27x³। इससे आपने इसको, इससे इसको 1/1 और इधर 27/1, खत्म। तो कितना आ गया? 27/1। बोर्ड की क्वेश्चन नहीं है। देखो आर त्रिज्या की दो संकेंद्रीय कुंडलियां हैं, परस्पर लंबवत रखी हैं, धारा बहती है, आघूर्ण बताओ। ठीक है, आप कहोगे कुंडली के लिए मान लो, आपने कहा पहली कुंडली है ये है, दूसरी कुंडली मान लो ये है। अच्छा अब तुम खुद बताओ, इसके कारण कोई मान लो ये और इसके कारण कोई ये, जो मैग्नेटिक मोमेंट निकला, क्या वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे? परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो दो चीजें अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो फाइनल वैल्यू निकलती है वो क्या निकलती है? मान लो ये कितना है? b1² और ये कितना हो जाता? b2² होता। और देखो एक के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना निकलता? I × a ही तो निकलता। तो इधर आप IA का स्क्वायर कर दो, इधर फिर से IA का स्क्वायर कर दो। इस IA के स्क्वायर को रूट के बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? IA, और अंडर रूट में कितना रह जाएगा? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये I और A की वैल्यू पाई, कितनी रेडियस वेडियस दी है? दी है πr², और ये √2, खत्म। √2 πI/r²। करिए इसको। देखो इस मैग्नेट समझो बात को। देखो ये फील्ड पूछ रहा है हमसे, फील्ड पूछ रहा है। अगर उसने यहां नहीं बनाया होता, बोलता पी पर बताओ, तो कंफ्यूज हो जाते आप। देखो जो एक्सियल पॉइंट होता है, अगर पी की बात करो तो इस मैग्नेट के लिए तो ये पॉइंट एक्सियल है, और एक्सियल पर जो बी निकलता है और जो मोमेंट है
वो एक ही डायरेक्शन में होता है। और अगर इसकी बात करो तो इस मैग्नेट के लिए ये पी पॉइंट किस पोजीशन पर रखा हुआ है, तो इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यानी कि इस मैग्नेट के लिए ये कौन सी पोजीशन हुई, इक्वेटोरियल, यानी कि निरक्षीय। क्लियर। और निरक्षीय में जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो बी की डायरेक्शन है वो अपोजिट होती होती तो अगर, वैसे तो कर लेते आप, लेकिन ये देखो, ये B1 की दिशा तो ये हुई और B2 की दिशा ऊपर हुई। क्यों? क्योंकि मोमेंट की दिशा साउथ से नॉर्थ होती और B अपोजिट होता तो ये B2 की दिशा कहाँ होती, ऊपर। ये पोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि B2 की दिशा नीचे है, ऊपर है, राइटवर्ड है, लेफ्टवर्ड है। तो देखो यहाँ तो उसने डायग्राम भी बना दिया। तो देखो B1 के लिए तो आप निकाल लोगे। B1 एक्सियल पोजीशन पे होता है और एक्सियल पोजीशन पर हमको कितना दिया, चित्रानुसार 1 मीटर की दूरी पर 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर के दो प्रकार के रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी है, यहाँ से यहाँ तक। तो देखो यहाँ से, और अगर यहाँ तक डिस्टेंस दी तो ये मान लो कितनी हो जाएगी, 0.5, और यहाँ से और यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 0.5। ठीक है, तो देखो इनके लिए तीव्रता 90 पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप B1 B2 निकालना, और B1 का स्क्वायर और ये B2 का स्क्वायर, खत्म। B1 आप निकालना है एक्सीएल पर, तो एक्सीएल पर B1 कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कितनी होती है, 2m अपॉन RQ। और B2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन, ये कितना, 2m की जगह यहाँ क्या होता है, केवल m, और ये क्या है, RQ। ठीक है, देखो ये भी दिया 0.5, ये भी दिया 0.5। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखना पहले 0.5 की, ये तो दो वो हो जाएगा, और यहाँ रखना वैल्यू किसकी, R की। तो यहाँ 0.1, यहाँ पे भी 0.1 ही तो है, अच्छा 1 मीटर है, तो ये 0.5 हो जाएगी और ये 0.5 हो जाएगी। दोनों को निकालना, उनके स्क्वायर करना, दोनों को जोड़ देना, फाइनली आपका क्या आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन बेस है, यहाँ बताने का केवल इतना सा उद्देश्य है कि ये जो B2 की दिशा है ये मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा के अपोजिट होती है, कब, जब हम लोग निरक्षीय स्थिति देखते हैं। ठीक है, करिए। अब आंसर ऑप्शन नहीं है, आंसर कुछ भी होगा। आपको क्वेश्चन से मतलब कि वो कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन, है ना। सोचो कि एक चुंबक है, उसकी लंबाई कुछ दी है, हमसे कह रहा है ठीक है भाई दी है, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो भी दी है, उसके प्रत्येक ध्रुव से उसके प्रत्येक ध्रुव से 0.010 मीटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी, इतनी बात है। तो प्रत्येक ध्रुव से बतानी, इसका मतलब क्या हो सकता है। आप कहोगे अगर हमारे पास ये मैग्नेट है और दूरी जो है वो प्रत्येक पोल से सेम होनी चाहिए, ठीक, तो क्या मैं यहां पॉइंट नहीं लूंगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पे आपने ऐसी तो बताया था, ऐसी तो बताया था। तो ये जो डिस्टेंस दी है जो निकल के कितनी आती है, याद करिए, R² प्लस L², ये दी हुई है कितनी, 0.010। ठीक है, और हमको अब निकालनी है क्या, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे किसका, इक्वेटोरियल वाला। ठीक है, निरक्षीय स्थिति वाला। ठीक, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात। यहाँ आर नहीं ले लेना, ये कि पता चला ये आर ले लिया, प्रत्येक पोल से, तो यहाँ से इस पोल की और यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस दी हुई है 0.010। ट्राई करना, क्वेश्चन रिवाइज करना, क्वेश्चन कह रहे हैं
इक्वेटोरियल को रिवाइज करना, फॉर्मूले को लगाना, फाइनली आंसर निकालना। ठीक है। देखो सर, अक्षीय स्थिति में 10 सेंटीमीटर दूर तीव्रता इतनी है, आघूर्ण का मान उसके निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर बताइए। देखो, सबसे पहले हमको तो बी दिया है, तो जब बी दिया है एक्सियल में, तो हम क्या निकालेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये निकलता है 2। एम भी दिया, क्या एम दिया, नहीं दिया, अपॉन आर क्यू। क्लियर है। आर क्यू क्या मैं 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 10⁻³ कर दूं। 10⁻³ कर दिया। ये तो निकला काय पे, एक्सियल पर है। हमको बताना है, आघूर्ण बताना है, मतलब इक्वेटोरियल पर हमको आघूर्ण, चुंबकीय चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, तो आघूर्ण तो ये निकल आएगा। क्लियर है। और उसके निरक्षीय स्थिति में तीव्रता बतानी है, तो आप कहोगे निरक्षीय स्थिति में मतलब बी इक्वेटोरियल, वो कितनी होती है, आप कहोगे म्यू नॉट 4 पाई, ये कितना एम, और ये आर क्यू। आर क्यू यहाँ देखो चेंज कर दिया उसने, 20 सेंटीमीटर कर दिया ना, तो यहाँ कितना ले लेंगे, 2 × 10⁻³ और देखो ये दिया है कितना, बी, ये दिया है कितना, बी, तो यहाँ पे वैल्यू रख के इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको भी ट्राई करना। तो हो गया ना। देखिए, एक क्षण चुंबक, आघूर्ण दिया 400, 4 भाग में काट दिया, जितने भाग में काटते उतने बाई पे चला जाता, तो 4 में काटा तो 400/4 कितना हो जाएगा, 100। कह रहा है सर, एक अक्षीय स्थिति में r मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र b है, दूरी बढ़ा दो तो क्षेत्र, तो दूरी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो होता, तो आप कहोगे ये b1 है और ये b2 है, वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे r2 का क्यूब और ये r1 का क्यूब। r2 कितनी कर रहे हैं दूरी, बढ़ा के चौगुनी, तो 4 × 4 = 16, 64 आर क्यूब, और इधर कितना है आर क्यूब, काट दो कितना हो जाएगा 64। करिएगा इसको, कुछ नहीं कर किया यहाँ पे, पहले आगुण वहां मैंने m बताया था, यहाँ m/2 कर दिया, m/2 कर दिया। सोच के करना ये क्वेश्चन, नहीं तो आप बिगाड़ दोगे क्वेश्चन, कहोगे ये ऑप्शन हो जाए या ये। हमको नया चुंबकीय आघूर्ण किसके रिस्पेक्ट में, पुराने वाले के रिस्पेक्ट में बताना है, तो पहले पुराने वाले को कंसीडर करो, उसके बाद इसको इस रूप में मोड़ के और फिर आंसर निकालो। ठीक है, होना चाहिए ये, पहले हम डिस्कस कर दिया। ये तो हो गया। एक चुंबकीय सुई है, 2L लेंथ है, आघूर्ण एम दिया है, पुल स्ट्रेंथ एम दी, 2 भाग से टूट जाती, तो आघूर्ण तो भैया m/2 हो जाएगा। और 2 भागों से टूटती है, कैसे टूटती,
मध्य में से टूटती है ना, तो मध्य में से टूटती तो पोल स्ट्रेंथ पे चेंज नहीं होता। अगर हम एक्सेस के थ्रू काट देंगे तो पोल स्ट्रेंथ चेंज होगा। तो यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितना ही रहेगा, m/2 और स्मॉल m। ये तो आधा हो गया ना, m/2 और m। ऑप्शन नंबर सी। ये तो अभी कर लिया। करिए ट्राई। देखो यहाँ थीटा ईटा एंगल दे दिया, तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला जो हमने आपको बताया, किसी भी पोजीशन पी पर जो डाइपोल से कितना एंगल बनाती हो थीटा, हम कितना जानते हैं वो, कि बी जो निकलता है वो आता है हम लोग का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पी अपॉन आर क्यू, और इधर निकलता था अंडर रूट के अंदर 1+3 कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू रख देना, कितनी होगी, cos 60 कितना होता है 1/2, तो इधर 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, और देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/4। सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, देखो एक बार मैग्नेट के अक्ष पर उसके केंद्र से 0.10 मीटर और 0.20 मीटर की दूरियों पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रेशियो दिया है 25:2। तो आपको बताना है इसमें कि जो बार मैग्नेट है उसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि यहाँ जो देखो केंद्र से कितनी दूर है 0.10, और केंद्र से कितने जीरो है 0.20। तो यहाँ जो दूरी है वो बहुत छोटी है ना, बहुत छोटी है। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग जो फॉर्मूला जो P/R क्यू, M/R क्यू या 2M/R क्यू लगाते हैं, वो ना लगा के हम वहाँ जो नीचे लेते थे, देखो समझो, ये अक्ष पर लेते थे ना, तो वहाँ हम लोग याद करो लेते क्या थे, तो आप कहते थे ये 2P आता था, सॉरी 2M आता था, और साथ में ये R भी चिपका रहता था, और नीचे आता था R² माइनस L² की पावर, ऐसी तो आता था, राइट, यही तो आता था। और यहाँ हम L हटाते थे तो ये RQ होता था, R⁴। अच्छा, इसको हटाते थे, अच्छा ठीक ठीक, ये R⁴ 2 होता था ना, R² माइनस L² की पावर 2 होती थी। तो यहाँ R⁴ और ये कटता था। हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समझे, और उसके बाद हम लेंथ निकालेंगे। ठीक, तो कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, लेकिन इससे आपको ये चीज पता चल जाएगी कि हम लेंथ कैसे निकालते हैं जब केंद्र से बहुत अल्प दूरियां दी हुई हैं। ठीक है, करिएगा इसको भी ट्राई। लो ये वेक्टर का क्वेश्चन आ गया। आपको एफ बराबर लॉरेंज फोर्स दिया है, ये दिया, क्यू की वैल्यू अगर 1 है ठीक है भैया, बी की वैल्यू इतनी है, एफ की वैल्यू इतनी है, आपको बी की वैल्यू बतानी है, आपको बी की वैल्यू बतानी है। मतलब आप देखो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग यही तो करते हैं, करते हैं। तो देखो v क्रॉस b है ना, तो v की तो हमको वैल्यू नहीं दी है ना, हमको वैल्यू नहीं दी ना v की, तो v की वैल्यू, b की वैल्यू का व्यंजक क्या है, आपने कहा इधर रख दो, मान लो v, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 6, एग्री। और b की जो वैल्यू है
वो आपके हिसाब से कितनी है, बी और बी नॉट। इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो निकल के आएगा जो है वो फोर्स, और वो फोर्स कितना आ रहा है, 4I-20J और प्लस के 12K। ठीक है, तो आप करना आई को कंसीडर करना, ये प्लस होता, ये माइनस, ये प्लस, इसको कंसीडर करना, ये 4B0 -6B आ जाएगा। फिर माइनस जे लेना, इसको हटा देना, 2B0 -6B आ जाएगा। फिर प्लस के करना, तो इसको कंसीडर मत करना, तो 2B -4B कर देना। इससे आई जे के की कोई वैल्यू आएगी, आई जे की के की कोई वैल्यू आएगी, उसके साथ कोफिशिएंट जुड़े होंगे, उनको इनसे कंपेयर करना, उन कोफिशिएंट को इनसे कंपेयर करना, और जब कंपेयर करोगे तो यहाँ बी बी और बी नॉट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, और वो हम लोग रखेंगे कहाँ, यहाँ पर। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, फाइनल आंसर। ठीक है, ट्राई करना, इससे आपका क्रॉस प्रोडक्ट भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे। जितने क्वेश्चन आज कराए हैं उन सारे क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना, बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।